हेलो प्यारे बच्चों, तो भाई स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। जल्दी से बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भाई कैसे हो, क्या सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त हैं या नहीं है। आई होप बढ़िया है, मस्त है। तो आज हम फिर आ गए हैं वन शॉट रिवीजन पर, है ना। जैसा कि आपको पता है एग्जाम नियर है, तो हम चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, है ना। तो भाई प्रकाश यानी लाइट वाला जो चैप्टर है, इसका पार्ट 1 हमने कल किया था, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो हाउ इज द जोश बच्चा लोग? जोश कैसा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो सभी बच्चों का जोश कैसा है, मस्त है, बढ़िया है। स्टार्ट करें क्लास? चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा हमने लास्ट क्लास में प्रकाश के बारे में बात की थी कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को हम परावर्तन कहते हैं और परावर्तित किरणों का पुनः परावर्तन हो सकता है। हमने क्या बात की थी कि भाई परावर्तित किरणों का पुनः परावर्तन हो सकता है, पुनः परावर्तन हो सकता है, परावर्तित किरणों का पुनः परावर्तन हो सकता है। जैसा कि हमने देखा है या हम अपने डेली लाइफ में इस चीज को यूज भी करते हैं, है ना। जब हम बाल कटवाते हैं, लड़कों जब बाल कटवाते हो तो क्या करते हो? पीछे एक मिरर लगा होता है, आगे भी एक मिरर लगा होता है, देखते हो पीछे से कटिंग सही हुई है नहीं हुई है। लड़कियां हेयर स्टाइल बनाती हैं जब, तब क्या करती हैं? पीछे वाली तो हमें दिखती नहीं है सागर चोटी, तो हम फिर एक कांच लगाते हैं, पीछे से मिरर लगाते हैं और फिर हम देखते हैं। तो वहां पे बेटा क्या होता है, एक मिरर आपका यहाँ पर है, एक मिरर यहाँ पर है। यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, अब ये हुई परावर्तित। अब ये परावर्तित किरण इस दर्पण 2 के लिए आपतित किरण का काम कर रही है और फिर ये वापस परावर्तित हो गई। तो बिल्कुल परावर्तित किरणों का पुनः परावर्तन हो सकता है और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है कैलाइडोस्कोप में, है ना। अभी कैलाइडोस्कोप क्या होता है? तो भाई कैलाइडोस्कोप एक उपकरण है जिसमें हम बहुत सारे चित्र एक साथ देख सकते हैं, है ना। उसके बारे में डिटेल हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने समतल दर्पण की बात की थी। अब ये समतल दर्पण, अगर ये समतल दर्पण किसी कोण पर रखे जाएं, है ना, ये समतल दर्पण किसी कोण पर रखे जाएं तो क्या होगा, है ना। तो जब 2 समतल दर्पण को हम किसी कोण पर रखते हैं तो बहुत सारे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है और बहुत सारे प्रतिबिंब यानी बहुप्रतिबिंब, है ना। बहुत सारे प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारे प्रतिबिंब का मतलब होता है बहुप्रतिबिंब। पड़ोसी की बहू नहीं आई है बेटा, है ना, पड़ोसी की बहू नहीं आई है। बहुत सारे प्रतिबिंब का मतलब बहुप्रतिबिंब। अब देखो क्या होता है, मान लो ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बना के ऐसे बनाते हैं। मान लो ये आपका एक समतल दर्पण है, मान लो ये दूसरा समतल दर्पण है। दोनों को मैंने रख दिया 45 डिग्री के एंगल पर, है ना। तो पूछा जाता है कि जब 2 समतल दर्पण को 45 डिग्री के एंगल पर या किसी एंगल पर रखा है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे, हमें पता है, लेकिन कितने बनेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि भाई प्रतिबिंब की संख्या बराबर प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र? 360 डिग्री बटा ये आपके जो दोनों समतल दर्पण के मध्य कोण है बटा दोनों दर्पण के मध्य कोण के मध्य कोण और उसमें से घटा दो 1, आपका आ जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। जैसे इस केस के लिए हम ज्ञात करते हैं 360 बटा 45 माइनस 1, ठीक है। 9 के पहाड़े से काटे, 5 बार गया, ये गया 40 बार। 5 के पहाड़े से काटो 8, 8 माइनस 1 कितना आया? 7। तो जब
ये दोनों दर्पण, समतल दर्पण 45 डिग्री पर बने हैं और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो टोटल 7 प्रतिबिंब उसके बनेंगे। चलो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखूं, कितने, 90 डिग्री के, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और आंसर दें फटाफट कमेंट बॉक्स में। बच्चा, मैं आपके कमेंट का आंसर का वेट कर रही हूं। वेरी गुड भाई, 360 बटा दोनों दर्पण के मध्य कोण 90 माइनस 1, कितना आ गया? 4 बार कटा, 4 में से 1 गया तो 3। चलो बताओ भाई, अगर दो दर्पण 36 डिग्री के कोण पर रखे हैं, दोनों समतल दर्पण अगर 36 डिग्री के कोण पर रखे हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? फटाफट बताओ बच्चे। वेरी गुड भाई, 360 बटा 36 माइनस 1, ये 10 बार गया, 10 में से 1 घटाओ तो 9, टोटल 9 आपके क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे, 9 इमेजेस बनेंगी। तो यहाँ तक की बात आई होप आपको क्लियर होगी। जिसको क्लियर है यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, एकदम क्लियर है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट है ही नहीं। बढ़े आगे, चलिए अब बात करते हैं भाई मानव नेत्र की संरचना की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश की। सूर्य का प्रकाश भाई, सनलाइट सबने देखी है, सबने फील की है। अच्छा, आपको पता है सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में बना होता है? कितने रंगों का होता है? किस किस को पता है? वेरी गुड बेटा, जो सूर्य का प्रकाश है वो सफेद रंग का होता है। सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का बेटा? सूर्य का प्रकाश व्हाइट रंग का होता है। लेकिन ये जो सफेद रंग है ना बेटा, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में? फटाफट बताओ। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग कौन कौन से हैं बेटे? तो भाई सूर्य का प्रकाश जो है वो सफेद रंग का होता है। ये सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग होते हैं आपके, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, विबग्योर, है ना? ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हो। भाई आपने क्या किया, एक कटोरी ली, इस कटोरी में पानी भरा, आधा पानी भरा, और इसके अंदर एक समतल दर्पण रखा जो आधा पानी के अंदर है, आधा पानी से बाहर है। अब इसको कहीं रख दो धूप में, ठीक है, जहां पे धूप में मतलब कमरे के अंदर जहां पर धूप पड़ती हो। जब सनलाइट इस पर पड़ेगी, तो भाई ये इसको 7 रंगों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रंगों में विभक्त कर देगा। और ये वही रंग हैं विबग्योर के। तो भाई आपका पानी और समतल दर्पण ये एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। प्रिज्म क्या होता है, किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होता है प्रिज्म। तो बेटा प्रिज्म वह युक्ति है जो सफेद रंग को या सूर्य के प्रकाश को 7 रंग में विभक्त कर सकता है। तो याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज प्रिज्म, है ना? वह युक्ति जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती है। ये होता है आपका प्रिज्म, जो आपके सनलाइट को 7 रंगों में विभक्त कर सकती। मेरे साथ साथ लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, तो भाई जब एग्जाम होगा फटाफट 4 पेज में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, है ना? तो नोट्स बनाते चलना है। मजा आ रहा है तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम मजा आ रहा है,
आ रहा है ना? चलिए, क्लास को लाइक जरूर करें बेटा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब के बिना तो जाना ही नहीं। अब बात करते हैं मानव नेत्र के संरचना की। मानव नेत्र, तो भाई हमारी ये जो आंख है, हमारा ये जो मानव नेत्र है वो 3 पटलों से बना होता है। तो मानव नेत्र 3 पटलों से बना होता है, ठीक है? 3 पटल या मंडल, जो भी बोलना चाहो। स्वच्छ मंडल है ना, दृढ़ पटल और दृष्टि पटल। ये 3 पटलों से हमारा मानव नेत्र बना होता है। स्वच्छ मंडल को ही कॉर्निया भी कहते हैं, है ना? इस दृष्टि पटल को ही हम रेटिना भी कहते हैं। पहली बात क्लियर कि हमारी ये जो आंख है वो 3 पटलों या 3 मंडलों से मिलकर बनी होती है। स्वच्छ मंडल, दृढ़ मंडल और दृष्टि पटल, ठीक है? स्वच्छ पटल यानी कॉर्निया, दृष्टि पटल मतलब रेटिना। कॉर्निया हमारे आंख का वह भाग है जो दान किया जाता है। भाई आपने सुना होगा ना कि भाई इसने अपनी आंखें दान कर दी। हम अपने ऑर्गन्स दान कर सकते हैं बेटा, है ना? मरने के बाद हमारे तो वैसे भी काम के नहीं, किसी और को रोशनी देंगे, तो बहुत सारे लोग अपनी आंखों को दान करते हैं। तो जब भी हम आंख का दान करते हैं तो बेसिकली हम कॉर्निया का दान करते हैं। ये 3 बात क्लियर? हमारी आंखों में जैसे मान लो ये पेन, इस पेन को मैं देख रही हूँ, इस पेन को मैं देख रही हूँ, बेसिकली इस पेन का इमेज बन रहा है मेरी आंखों में। इस पेन को नहीं देख रही हूँ, उसकी इमेज मेरी आंखों में बन रही है। तो ये जो रेटिना है उस पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर क्या होता है बेटा? आपका प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंखों में एक लेंस भी होता है। ये लेंस ऐसा होता है, बीच में से मोटा, किनारों पर पतला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये लेंस कौन सा लेंस है? हमारी आंखों में ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? बिल्कुल वो लेंस जो बीच में से मोटे, किनारों पर से पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखोगे बेटा? हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है। तो हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है। आप देख सकते हो चित्र में, ये आपका उत्तल लेंस है ना। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये आपका उत्तल लेंस, ठीक है। सबसे बाहर कॉर्निया है। अब कॉर्निया के पीछे की तरफ हमारी आंखों में परितारिका या आइरिस होती है। हमारी आंखों में परितारिका या आइरिस होती है। परितारिका, परितारिका या इसी को हम कहते हैं आइरिस। परितारिका या आइरिस। अब ये क्या करती है बेटा परितारिका या आइरिस? तो बेटा क्या होता है ना, हमारी आंखों का विशिष्ट रंग होता है। जैसे किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं। ऐश्वर्या राय जो है उसकी आंखें नीली सी हैं, ब्लू सी, हरी सी हैं, ब्लू हरी मिक्स जैसा है। तो हमारी आंखों को जो रंग प्रदान करता है कि भाई इसकी आंखें काली हैं, इसकी नीली हैं, इसकी हरी हैं, तो हमारी आंखों को जो रंग प्रदान करता है उसका वो कौन करता है? परितारिका या आइरिस। ये क्या करती है? आंखों को रंग प्रदान करती है। आंखों को रंग प्रदान करने का काम परितारिका या आइरिस करती है। कौन करती है? परितारिका या आइरिस हमारी आंखों को रंग देती है। चलो फिर इसके पास ही, इसके पीछे ही हमारी आंखों में होता है पुतली, जिसे हम तारा भी कहते हैं। तो पुतली या तारा क्या करता है बेटा? पुतली या तारा हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाएगा उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे? देखो, जब आप बहुत तेज धूप में चले जाते हो, जब आप बहुत तेज धूप में चले जाते हो तो आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पुतली या तारा है वो सिकुड़ जाता है। जब आप गहरे अंधेरे कमरे में हो, आप ऐसे आंखें करके देखते हो, दिख रहा है दिख रहा है, तो आप आपकी आंखें की जो पुतली है या तारा है उसको फैला देते हो। तो भाई ये क्या करता है? प्रकाश कितना प्रवेश करेगा, है ना,
उसके अकॉर्डिंग काम करता है ना। मंद प्रकाश होगा यानी कम प्रकाश होगा तो पुतली फैल जाएगी, और अगर तीव्र प्रकाश होगा तो आपकी जो पुतली है वो सिकुड़ जाएगी, पुतली सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हमारी आंख में ये जो लेंस है वो क्या अपने आप ऐसे खड़ा है? नहीं भाई, किसी भी चीज, ये एक बात बताओ, मान लो ये आपकी आंख का लेंस है, क्या अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये तो गिर गया ना, खड़ा रहेगा क्या आपकी आंखों में लेंस? नहीं। तो सिमिलरली लेंस भी अपने आप खड़ा नहीं रह सकता। तो आपकी आंखों में जो लेंस है वो इस पक्षाभ पेशी के द्वारा या सिलरी पेशी के द्वारा हमारी आंखों में लेंस पड़ा रहता है। ठीक है, तो भाई लेंस को पक्षाभ पेशी जो है, सिलियरी पेशी भी बोलते हैं, वो क्या करती है? होल्ड करती है। क्लियर यहां तक की बात? चलिए, और क्या ध्यान रखना है भाई? हमने कहा कि हमारी आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो भाई ये प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना पर, रेटिना यहाँ पर होती है, यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना। और भाई पीछे होती है दृक तंत्रिका, रेटिना से पीछे की तरफ ये दृक तंत्रिका होती है। अब भाई रेटिना पर बन गया प्रतिबिंब, दिमाग को तो पहुंचना आना पड़ेगा ना। दिमाग ही तो सोचेगा कि भाई ये क्या है, पेन है, सामने इंसान खड़ा है, सामने घड़ी है, क्या है। तो दृक तंत्रिकाएं, ये जो भी संवेदना है, सिग्नल है, उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो याद रखना, रेटिना के पीछे की तरफ क्या होती है बेटा? दृक तंत्रिकाएं होती हैं। और ये दृक तंत्रिका क्या करती है बेटा? ये दृक तंत्रिका जो हैं वो मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है कि भाई देख, तेरे रेटिना पर किसी का प्रतिबिंब बन रहा है, भाई देख ये प्रतिबिंब किसका है, और पहचान कि भाई तेरी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना है वो किसका है। तो भाई मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है दृक तंत्रिका। मस्तिष्क देखता है अरे ये तो पेन है भाई, पेन है, तो आपको पता चलता है पेन है। तो इस प्रकार हमारा आंख की संरचना है। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर होगी हमारे आंख की संरचना। ठीक है, बढ़े आगे भाई। चलिए, तो भाई एक बात ध्यान रखना, मान लो ये पेन मेरी आंख के सामने मैंने हटा लिया, फिर भी 1/16 सेकंड तक मेरे आंख के रेटिना पर ये प्रतिबिंब बना रहता है ना। वस्तु हटाने पर भी 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, रेटिना पर बना रहता है। मान लो भाई मैंने आपकी आंखों के सामने ये पेन रखा, अब अगर मैं इस पेन को हटा भी लूंगी तो 1/16 सेकंड तक मेरी रेटिना पर ये आंख की जो रेटिना है उस पर इसका प्रतिबिंब बना रहेगा। क्लियर है? तो यार एक बात हम सब दिखा दो, मानव नेत्र की संरचना क्लियर है ना एकदम। अब बेटा जो चाक्षुक विकृति वाले रोग होते हैं, चाक्षुक विकृति है ना, इसका चक्षु का मतलब होता है आंख, है ना, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो, नेत्र है ना, नयन, लोचन, चक्षु, तो चक्षु का मतलब होता है आंख। चाक्षुक विकृति का मतलब आंख में जिसके विकृति है। तो बेटा ये जो चाक्षुक विकृति वाले लोग होते हैं, जिसके आंख में विकृति होती है, वो भी पढ़ पाते हैं, है ना। अलग अलग पढ़ने के तरीके होते हैं, जैसे सुन के पढ़ते हैं, है ना, सुन के चीजों को समझते हैं, या इनके लिए एक ब्रेल नाम के वैज्ञानिक ने ब्रेल लिपि विकसित की थी, है ना। तो ब्रेल लिपि में क्या किया जाता है, अक्षरों को एक सिंबल दे रखा है और उसको उभार दिया जाता है। तो जो भी अंधे हैं वो देख तो नहीं सकते, ऐसे हाथ घुमा के पहचानते कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है।
तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ सकते हैं। अगली बात, हमें हमारे नेत्र की देखभाल करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए भाई? हमारे आंखों को हमें दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए, है ना। किताब एकदम पास में रख के ऐसे रख के नहीं पढ़ना, एकदम दूर रख के नहीं पढ़ना कि आंखों पे जोर पड़ रहा है। तो भाई उचित दूरी पर किताब रख के पढ़ना चाहिए, है ना। तीव्र प्रकाश में जब निकलो तो भाई चश्मे लगा लो, ताकि आपका लेंस जो है वो अफेक्टेड ना हो, आपकी पुतली अफेक्टेड ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने नेत्र की देखभाल कर पाएँ। तो ये था हमारे प्रकाश वाले चैप्टर का बचा हुआ पार्ट, जिसका रिवीजन भी हमने कर लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो भाई क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट निष्ठा मैम आपको एजुकेशन दे रही है, ज़रूर ज्वाइन करें। तो क्लास को विराम देने का समय आ चुका है बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।